हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए हम हर रोज़ यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है आपका नवंबर और दिसंबर में, उससे रिलेटेड यहाँ पर जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। तो ये आज उसी का जो वीडियो है, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसकी बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मतलब अभी तक ना देखा हो। बाकी रेगुलर बेसिस पर आपको हर रोज़ क्या होता है कि एक जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है, जो कि एसएससी में ही पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। जिससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपके जो आने वाला एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, उसके लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये पूरी सीरीज जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर हम करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पुणे में 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की हुई थी? देखिए, अगर फर्ग्यूसन कॉलेज की बात करें तो वामन श्रीराम आप्टे, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ये जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि 1885 में आपका यहाँ पर मिल करके फर्ग्यूसन में कॉलेज जो था यहाँ पर, इसकी स्थापना पुणे में की हुई थी। और जिसके जो पहले प्रिंसिपल बने वो थे वामन श्रीराम आप्टे, यानी कि वामन जो श्रीराम आप्टे थे वो इसके पहले प्रिंसिपल बने थे। तो ये भी याद रखना है, डेट याद रखना है, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। 1885 में एक और काम हुआ था, अगर आपको याद हो, कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा क्या था कि भारतीय कांग्रेस जो थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना भी 1885 में की गई। और उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता थी 1885 वाली की, यहाँ पर रास बिहारी बोस ने करी हुई थी। तो सॉरी, आपका व्योमेश चंद्र बैनर्जी, रास बिहारी बोस बोल दिया, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो इतना आपको याद रखना है। 1885 पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज, ये वामन श्रीराम आप्टे और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? देखिए, डायोप्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो क्षमता है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है लेंस की क्षमता डायोप्टर में। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है आपकी। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। बाकी डायोप्टर जो होता है ये मात्रक होता है किसी लेंस को मापने का। इसे डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए लागू है? देखिए, स्टैंड अप इंडिया अगर स्कीम की बात कर लें तो इस योजना क्या था कि तहत जो होता है 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, जो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम होती है। और इसमें ये मिलता किन लोगों को? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो महिला समाज है उसको ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत अगर आपसे कभी पूछी जाए, कई बार पूछ लिया गया है कि आपके स्टार्टअप इंडिया, तो इसकी जो शुरुआत है वो 5 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि महापुरुष श्रीमानता शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? देखिए, शंकर देव आपके कई बार पूछे जाते हैं कि जो शंकर देव हैं वो किस नृत्य के गुरु हैं, यानी कि किस नृत्य का जो है प्रतिपादित किया हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है क्षत्रिय नृत्य, यानी कि जो क्षत्रिय नृत्य है उसके अगर जनक की बात करी जाए तो वो शंकर देव हैं। और ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले 7 होते थे, लेकिन 2000 आपके 10 के टाइम पर क्या था कि ये 8वां क्षत्रिय नृत्य भी जोड़ दिया गया था असम का शास्त्रीय नृत्य के तौर पर। बाकी एक बिहू त्यौहार होता है और बगुरम्बा, ये तो प्रचलित त्यौहार है, आपके लोक त्यौहार आप समझ सकते हैं असम के, तो कई बार वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लेखक कौन है? देखिए, बुक ये कई बार पूछी जाती है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो ये किरण देसाई हैं इसके लेखक, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के। इसके साथ साथ अगर आपसे बात कर ली जाए कि ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो वो हो जाते हैं खुशवंत सिंह। और एक बुक काफ़ी प्रचलित है, एक होता है डॉलर मूर्ति, डॉलर मूर्ति बोला, डॉलर बहू के नाम से। और ये जो डॉलर बहू है ये किसकी है अगर बात कर लें तो ये है सुधा मूर्ति की। और सुधा मूर्ति की अगर आपको बात बताएं तो जो यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी जो वाइफ हैं उनकी मदर का नाम है सुधा मूर्ति, यानी कि ये यूके के जो पीएम हैं ऋषि सुनक, उनके इन लॉज है सुधा मूर्ति। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 पहली बार किस पर जो होगी डाटा एकत्रित करेगी? तो ये अदर बैकवर्ड्स कास्ट यानी कि ओबीसी पर करेगी। केंद्र ने क्या है कि 2021 की जनगणना के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग पर डेटा एकत्र करने का निर्णय लिया हुआ, यानी कि जो अन्य वर्ग होगा उस पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और 1931 के बाद इस तरह से डेटा को एकत्र करने वाली ये पहली सामान्य जनगणना होगी। इससे क्या था कि 1931 में इससे पहले इस तरह का किया गया था, जिसमें अन्य जो पिछड़ा वर्ग था उसका आपका एक डेटा जो था अलग तरह से डेटा को एकत्र करने वाले आपका यहाँ पर जनगणना रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है? देखिए झूम खेती काफ़ी प्रचलित है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है। तो झूम खेती क्या होती है कि यह नागालैंड में प्रचलित है, यानी कि जो नागालैंड है उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य, इसमें झूम खेती आपकी होती है। जिसके बाद मणिपुर में होती है, असम में होती है, मेघालय में होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, त्रिपुरा और मिजोरम होता है। यानी कि जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य आप देखते हैं भारत के, उनमें झूम खेती काफ़ी जोरों शोरों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो नाबार्ड है, यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म नाबार्ड का देखिए फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकता है, तो आप उसको भी याद रखेंगे अच्छे से कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये होता है नाबार्ड। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय जो है ये है मुंबई में। इसके साथ साथ बात करें इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो ये जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी यहाँ पर 12 जुलाई 1982 को, यहाँ पर 1882 लिख गया, गलत है, 1982 में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। उसी के बाद अगर आपसे सिडबी की पूछ ली जाए और अगर इसकी समिति पूछी जाए आपसे नाबार्ड की, तो वो थी शिवरमन समिति, यानी कि शिवरमन समिति थी, उसकी सिफारिश पर स्थापना की गई। और सिडबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। बाकी इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है, सिडबी बैंक का, तो यह याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में कृषि भूमि ब्रह्मदेय क्या कहलाता था? देखिए चोल काल की जो भूमि थी वो दान दी जाती थी, तो उसमें दान देने के जो नाम थे वो अलग अलग थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है एसएससी के। तो देखिए चोल काल की कृषि भूमि ब्रह्मदेय जो होता था उसका मतलब क्या था, यानी तो ब्रह्मदेय जो भूमि होती थी उसका मतलब होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा दान के रूप में जो प्राप्ति भूमि होती है, यानी ब्राह्मणों को जो दान कर दी जाती थी चोल काल में। चोल क्या था कि एक दक्षिण भारत का राजवंश था, तो उसमें जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी वो होती थी ब्रह्मदेव। उसके साथ साथ देवदान जो होता था, देवदान जो वो भूमि के अंतर्गत आता था जो मंदिरों के लिए दान की गई होती थी। वेलन वाकाई की बात करें तो किसानों के स्वामित्व वाली भूमि होती थी। पल्ली चंदम की बात करें तो ये क्या होती थी, जो जैन संस्थान होते थे उनके लिए जो भूमि दी गई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? देखिए सबसे अधिक वर्षा की बात करें कि भारत में क्या विश्व में भी आप समझ सकते हैं, तो मासिन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मासिन राम के साथ और कहें कि ये कहाँ पर आता है, तो मासिन राम सभी को पता होगा कि ये आता है मेघालय में, जहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक औसत बारिश होती है। केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात यहाँ पर है। तो ये जो स्थान है मेघालय में स्थित है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कौन है, दूसरा भी आपसे पूछ सकता है, तो वो होता है चेरापूंजी, और वो भी वहीं पर है। तो दूसरा स्थान चेरापूंजी आता है और पहला आता है मौसिन राम, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुव की स्थिति, यानी कि विषुव आपको पता होगा क्या होता है कि जब दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो वो पूछते हैं कहाँ पर होता है। तो विषुव जो होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर, दिन और रात की जो अवधि होती है वो लगभग बराबर होती है। तो यह बोला कि विषुव की जो कंडीशन होती है वो कहाँ पर बनती है, तो वो देखिए बनती है विषुव की कंडीशन भूमध्य रेखा पर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? यानी कि राज्य का जो विधान परिषद है, आपका विधानसभा है, विधान परिषद जो आप समझ सकते हैं, विधानमंडल आपका, उसमें जो मुख्यमंत्री होता है और उसके साथ में कुछ लोग कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये है कि कितने सदस्य होने चाहिए, जो कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर 15% होता है, और ये आपके केंद्र में भी लागू होता है। मान लीजिए कि अगर 100 मेंबर विधानसभा में हैं
तो जो मंत्री वगैरह होंगे मुख्यमंत्री मिलाकर वो 15 से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकते हैं। सिर्फ जो होता है 15% यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है वो कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये था 91 संविधान संशोधन। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है कि जो 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत होता था, इसमें यह कहा गया था कि विधानसभा में जो मंत्रिमंडल की संख्या होगी वो विधानसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये पॉइंट अच्छा था आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि दांतों को कैविटी से बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ कर जो आंसर होता है वो फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। वैसे क्या होता है कि ज़्यादातर आजकल जो टूथपेस्ट आते हैं उनमें फ्लोराइड होता है, यानी फ्लोराइड कुछ युक्त होते हैं, कुछ फ्लोराइड फ्री होते हैं। लेकिन क्या होता है फ्लोराइड जो होता है वो टीथ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर फ्लोराइड जो फ्री टूथपेस्ट होता है उसको करते हैं। तो टूथपेस्ट में आमतौर पर फ्लोराइड के साथ में क्षार भी होता है जो को बैक्टीरिया के दूर करने में ये मदद करता है टूथपेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइखोम मीराबाई चानू थी उनका संबंध किस खेल से। देखिए अगर यहाँ पर बात करें, ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो मीराबाई चानू को न जानता हो, तो ये है वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, इतना याद रखना है। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें उन्होंने 49 किलो यानी कि 49 kg कैटेगरी 49 किग्रा भार वर्ग में क्या था कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। और ये कह सकते हैं कि ये पहला मेडल था टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत का, जो कि मीराबाई चानू के द्वारा दिलाया गया था। ये सिल्वर मेडल था, 2020 में मिला हुआ था। इसके साथ साथ जब राष्ट्रमंडल खेल हुए, देखिए 2022 में, तो राष्ट्रमंडल खेलों में क्या था कि 2022 में जो हुए थे, पहली चीज़ तो बता दें कि ये हुए थे बर्मिंघम में, और बर्मिंघम के साथ में क्या था कि ये 22वें नंबर के भी थे। ये भी याद रखना है किस नंबर का था, तो 22वें नंबर के थे, 2022 में हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। और सबसे पहले जिसने गोल्ड मेडल जीता वो नाम यहाँ पर मीराबाई चानू था, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में पहला यहाँ पर स्वर्ण जीता था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है बहुत बार कि जो चाप चारकुट त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। इसको दो तरीके से पूछते हैं, जैसे मान लीजिए किस राज्य आपसे पूछ ले डायरेक्ट तो आपका मिजोरम हो जाता है, जहाँ पर जो होता है चाप चारकुट त्योहार मनाया जाता है। बाकी अगर आपसे महीना पूछा जाए तो इसको मार्च में मनाते हैं। झूम कृषि में सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाते हैं। देखिए जैसा कि आपको पहले भी बताया हमने कि जो झूम कृषि होती है वो आपके उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं जो भारत के, वहाँ पर मनाई जाती है। उसके साथ साथ मिजोरम में मार्च के महीने में जब सारे काम समाप्त हो जाते हैं तब वहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता हुआ था। देखिए अगर यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो पहला गोल्ड मेडल जीता वो था अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता हुआ था गोल्ड मेडल भारत की तरफ से, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल था। बाकी दूसरी बार जीता गया ये 2020 में, जो कि जीता गया नीरज चोपड़ा के अंदर भाला फेंक के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। बाकी हॉकी की जो पूरी टीम खेलती थी तब स्वर्ण पदक उसने 8 स्वर्ण पदक कुल जीते हुए आज तक। कई बार पूछा जाता है कि अब तक ओलंपिक में हॉकी टीम ने कितने पदक जीते, तो कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हुए। बाकी व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि पर्सनल किसी जब खिलाड़ी ने जीता हो तो वहाँ पर 2008 में थे अभिनव बिंद्रा, शूटिंग के अंदर जीता। 2020 में क्या थे, नीरज चोपड़ा जिन्होंने जीता हुआ था भाला फेंक के अंदर, और 87.58 मीटर भाला फेंका हुआ था। तो ये याद रखना है। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एशियन गेम में भी जीत लिया है सोना यानी गोल्ड मेडल, इससे पहले भी जीता था, डायमंड लीग में इन्होंने जीता। तो इनके अपने ही रिकॉर्ड ऐसे हैं कि वो कायम होते चले जा रहे हैं और ये गोल्ड पर गोल्ड लाते चले जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय में पर्सनल जो आपका बेस्ट होता है वो 89.84 का होता है, यानी कि जो आपको डायमंड लीग बताई उन्होंने 89.94 मीटर जो था इन्होंने भाला फेंक दिया था डायमंड लीग के अंदर, जो कि अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे,
नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस गायक को सम्मानित किया गया। तो देखिए दादा साहब अगर फाल्के पुरस्कार की बात करें तो 1989 में ये दिया गया लता मंगेशकर को। कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि लता मंगेशकर को कब दिया गया। 2000 में आशा भोसले को दिया गया। यानी यहाँ पर सारे सिंगर आपको बता रहे हैं कि आपको याद रखना है कि इतने सिंगर हैं जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में देखिए लता मंगेशकर को किया गया, फिर 2000 में आशा भोसले को किया गया, 2007 में मन्ना डे को किया गया, और जो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो तो 1969 में यानी 1969 में, जो कि देविका रानी को दिया गया था। उसके बाद 2019 में रजनीकांत को, और 2020 का यानी कि जो 68वां अभी था वो आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके याद रखने सारे पूछ सकते हैं। इसी तरह आपसे पूछ लेते हैं पुराना से पुराना कुछ भी उठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति भारतीय आदि समूह के किस क्षेत्र से इसका संबंध है। देखिए संथाल की बात करें तो जो इसका संबंध है वो है पूर्वी क्षेत्र से, और पूर्वी क्षेत्र में आता क्या है, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा, बिहार आएगा और असम। ये सारे जो होते हैं ये आ जाते हैं पूर्वी क्षेत्र में संथाल जनजाति के अंतर्गत। इसके साथ बात करें तो जो मुंडा जाति समूह है उसकी एक प्रमुख जनजाति होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित टर्म कौन सा है। वहाँ पर ऑप्शन में आपको स्तूप दिया हुआ था, तो ये देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, बौद्ध स्तूप बने होते हैं हर जगह। बौद्ध धर्म में देखिए 5 तरह के स्तूपों का निर्माण किया जाता है। एक तो शारीरिक होता है, एक पारिभोगिका, एक उद्देश्य का, एक प्रतीकात्मक और एक मनोती स्तूप होता है। तो इतने जो स्तूप हैं यहाँ पर किए जाते हैं। शारीरिक स्तूप में गौतम बुद्ध और अन्य आध्यात्मिक विभूतियों के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया, जैसे कि सांची का स्तूप। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका होता है भोगिका स्तूप, यह क्या होता है कि बुद्ध और उनके अनुयायियों की उपयोग की गई वस्तुओं पर बनाए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्लासेस दिल्ली पुलिस के लिए जो यहाँ पर हम चला रहे हैं। बाकी आपको रेगुलर भी मिलती रहती है, हर रोज आपको मिल जाता है एक क्लास। तो आपको बस क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर एग्जाम से जो रिलेटेड एनालिसिस है वो आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं। हर तरह का अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से भी सभी को जुड़ जाना है। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक फिर प्रैक्टिस सेट का बेस्ट आपका जो क्वेश्चंस के साथ में एक नए वीडियो में। थैंक यू।